हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में मैं आज आप लोगों के साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह नवंबर असाइनमेंट नंबर 4 कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र की सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला कहता है कारण सहित समझाइए। है आपका, इसमें 3 है आपके क्वेश्चन। संक्रमण तत्व कणन एंथैल्पी का मान उच्च क्यों होता है? कणन मतलब इसमें होता है परमाणविक अवस्था या कणों की एटॉमिक जो रहती हैं उनकी एंथैल्पी का मान उच्च होता है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि इनके परमाणु में अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, पेयर जिसका नहीं बना होता है उसे हम कहते हैं अयुग्मित। तो उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रहती है वो अधिक होती है, अतः इनमें प्रबल अंतरा परमाणविक अन्योन्य क्रिया होती रहती है। परमाणुओं के मध्य प्रबल बंध के कारण परमाणुओं को पृथक करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितना ज़्यादा ऊर्जा लगेगा तो एंथैल्पी की वैल्यू जो रहेगी वो उच्च होती जाती है। ब इसका कहता है कि पी ब्लॉक की तुलना में संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार भिन्न होती है? इसका आंसर है संक्रमण तत्वों में Kn-1 D तथा Ns कक्षक की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है तथा दोनों ही कक्षकों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं, अतः परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बहुत अधिक संख्या प्रकट होती है। किंतु पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, अतः वह संक्रमण तत्वों की तरह परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या से भिन्न होते हैं। यहाँ पे से आएगा से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें डी कक्षक होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते रहते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, Cr3 प्लस Cr2 प्लस की तुलना में Mn3 प्लस Mn2 प्लस युग्मक के लिए E0 का मान जो रहता है वो उच्च धनात्मक होता है। क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि धनात्मक होने का कारण ये है कि Mn की तृतीय आयनन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें स्थायी विन्यास D5 से इलेक्ट्रॉन निकल करके D4 विन्यास प्राप्त करता है और धनात्मक मान उसका ज़्यादा हो जाता है। और F3 प्लस अवस्था में जो है वो अधिक महत्व के नहीं होते हैं। आप जानते हैं मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 25। आप इसको अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d5 और 4s0 होता है। अगर यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी अर्धपूरित या पूर्ण कक्षक जो रहते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो D5 जो अगर ये स्टेट में है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर उसको D5 से Mn3 से अगर वो Mn2 में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी। D5 में वो स्टेबल था, तो जब वो 2+ में जाता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी जो रहती है वो कम हो जाती है। तो उसमें आयन, क्योंकि स्टेबल होने के कारण उसको एनर्जी जो रहती है वो उससे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए आयनन ऊर्जा का मान जो रहता है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा धनात्मक में आती है, और धनात्मक जो रहता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा उच्च धनात्मक वैल्यू की होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रवेश कर बनने वाले यौगिक का उल्लेख कीजिए और इन यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण भी लिखिए। संक्रमण धातु के तत्वों के छोटे अधात्विक तत्व परमाणु जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन या हाइड्रोजन HbCr यानी हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन को अवशोषित कर अंतरकाशीय यौगिक बना सकने की एक अद्भुत क्षमता होती है। अधात्विक परमाणु धातु परमाणु के मध्य, जिसे अंतरकाश कहते हैं, में चले जाते हैं। इन पदार्थों की संरचना संक्रमण धातु की परमाणुिक त्रिज्या और अधातु की परमाणुिक त्रिज्या के अनुपात पर निर्भर करती है। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका रस समीकरण मिति, मतलब जिनमें यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें तत्वों का अनुपात सरल होता है, उदाहरण NiH2, COH2 और FeH2। वास्तव में क्या होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस, देखो संक्रमण धातु जो होते हैं उनमें एक कुछ अधात्विक परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये आकर के उसके जो स्पेस होते हैं वहाँ आकर के फिट हो जाते हैं, और फिट होने के बाद एक संकुल का निर्माण करते हैं, एक संरचना बनाते हैं। विशेष रूप से संक्रमण धातु की एक संरचना बना लेते हैं। ठीक है, और ये उस पर डिपेंड करता है जो संक्रमण धातु की त्रिज्या और जो आप उसमें अधात्विक परमाणु उनकी त्रिज्या जो रहती है वो किस प्रकार से होगी। बड़ा होगा तो भी उसमें फिट नहीं होगा, छोटा होगा तो भी उसमें फिट नहीं होगा। तो उनकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से यौगिक का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा ये दो टाइप से अगर यौगिक बनाते भी हैं तो दो टाइप से बनाते हैं, जिनमें उनके जो अनुपात होते हैं वो कैसे होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा जिनका अनुपात सरल नहीं होता है जिसे हम कहते हैं अरस समीकरण विधि। उदाहरण है इसका TiH2 1.72, ZnH2 1.02।
तो ये सरल अनुपात में नहीं होते हैं ऐसे यौगिक। अब इनमें इनका गुण भी पूछा गया है, तो देखिए हम धातु में जब किसी अधातु को मिला रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी किस टाइप से होती है पहले ये देख लेते हैं कि इनमें क्या होता है कि उच्च वैद्युत चालकता, उच्च क्वथनांक, कठोरता और धात्विक चमक इनमें उपस्थित होती है। अंतःकाशीय यौगिक में अधातु की उपस्थिति के कारण आघात वर्धनीयता घटती है, जबकि तनन सामर्थ्य जो रहता है वो बढ़ता है। जैसे ढलवा लोहा के अंतःकाशीय स्थान में कार्बन होने के कारण यह कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर संक्रमण तत्व क्या है? लेंथेनाइट संकुचन के परिणाम लिखिए। अंतर संक्रमण तत्व जिसे बोलते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ये क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट को ही हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसका एक अंतिम इलेक्ट्रॉन जो रहता है, जो एक शेल होती है, जिसे एफ ब्लॉक का जो लास्ट शेल होता है जिसे कहते हैं हम NF, ये लिखा है N-1 के F कक्षक में प्रवेश करता है। इस शेल का नाम है एंड पेनाल्टीमेंट कोश, ठीक है, पेनल्टीमेंट कोश जिसे हम कहते हैं। और यहीं पे इलेक्ट्रॉन का भराव जो होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इसी कक्षक में भरे जाते हैं। एफ ब्लॉक इसलिए से हम एफ ब्लॉक भी कहते हैं। टोटल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स हैं और इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी कक्षकोश में प्रवेश करते हैं, अतः इसे अंतरा संक्रमण तत्व कहा जाता है। और DF4F श्रेणी के तत्व जो रहते हैं उसे हम लेंथेनाइट श्रेणी तथा 5S सीरीज़ के जो तत्व होते हैं उसे हम एक्टिनाइट श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अगला है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसका प्रभाव। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप हमारे पाक्षिक मूल्यांकन में देख सकते हैं, इसका आंसर मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, वो भी उसमें मिल जाएंगे, लेकिन इसमें इसका प्रभाव पूछा है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण, इसका प्रभाव इसमें पड़ता है। तो ये क्या है कि परमाणु व आयनिक त्रिज्या के मान अधिक होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे उनकी क्षारीयता को व्यक्त करता है। आयनिक त्रिज्या में कमी के साथ साथ क्षारीयता जो रहती है वो घटती जाती है। दूसरा क्या है, लेंथेनाइट का कठिन पृथक्करण। तत्व के रासायनिक गुण प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे बाह्यतम या संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, परमाणु और आयनिक त्रिज्याओं पर निर्भर करता है, और आयन आकार से संबंधित गुण जैसे आयनन ऊर्जा आदि पर भी निर्भर करता है। लेंथेनाइट संकुचन के कारण 4F कक्षकों के तत्वों के गुणों में आंशिक भिन्नता होती है और इस कारण इसे पृथक करना कठिन हो जाता है। इसलिए इसे आयन विनिमय विधि के द्वारा पृथक किया जाता है कि ना कि सामान्य विधियों के द्वारा। अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न क्रमांक 3, K4MnCN6 यौगिक का IUPAC नाम, उपसंयोजक संख्या तथा केंद्रीय धातु परमाणु का T2G तथा EG पदों में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। तो यहाँ पे आपको दिया है, तो इसमें आपको क्या क्या बताना था। IUPAC नेम है इसका पोटेशियम हेक्सासाइनो मैग्नेट 2, उपसंयोजक संख्या इसकी 6 है, इसकी आकृति अष्टफल की होती है और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो सेंट्रल मेटल आयन है मैग्नीज, उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो रहती है वो +2 स्टेज में होता है और मैग्नीज का आप जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो T2G स्टेट में T2G में 5 इलेक्ट्रॉन और EG में जो रहते हैं वो 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्या है आपका, कीलेट प्रभाव क्या है और इसका एक उदाहरण दीजिए। तो किसी संकुल में जब एक द्विदंतुर या फिर बहुदंतुर लिगेंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु के प्रयोग एक ही धातु आयन से आबंध के लिए करता है तथा एक चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है, तो इसे हम कीलेट कहते हैं और ऐसे संकुल कीलेट संकुल कहलाते हैं। ऐसे संकुलों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है और कीलेट निर्माण की यह प्रक्रिया कीलेटन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक आपका दिया हुआ है कीलेट लेगेंड, ठीक है, जो और वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ रिएक्ट करता है। कीलेट लिगेंड है यहाँ पर डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन, वो निकल के साथ रिएक्ट करता है जो सेंट्रल मेटल आयन है और हम कहते हैं निकल डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन, जो कि एक कीलेट है जो गुलाबी रंग का होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित संकुल में चुंबकीय गुण और संकरण लिखें। पहला है आपका FeCN6 3-, तो इसमें संकरण होता है D2sp3 और चुंबकीय गुण होता है ये अनुचुंबकीय होते हैं। दूसरा है NiCO4, इसमें संकरण होता है sp3 और चुंबकीय गुण होता है ये प्रतिचुंबकीय गुण है। आप इसके सेंट्रल मेटल आयन से इनके लिगेंड के साथ आप इसके रिएक्शन करा के देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से हम इसमें चुंबकीय गुण जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है COFe6 3-, तो इसमें संकरण होता है sp3d2 और इसका चुंबकीय गुण होता है अनुचुंबकीय। अगला प्रश्न है आपका CuSO4 0.5s2O
नीला रंग का होता है, जबकि अनाद्र CuSO4 सफ़ेद रंग का होता है। ऐसा क्यों? देखिए, कॉपर सल्फेट जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो जल के अणु लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग द्वारा, ये जिसको हम विपाटन कहते हैं, कर अष्टफल की संरचनाएं निर्मित करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इस संकरण इसमें जो है वो इसके कारण जैसे यौगिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण इसमें डी ट्रांजिशन होता है और यह नीले रंग का दिखाई देने लगता है, जबकि कॉपर सल्फेट में इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं होता है, ना ही डी ट्रांजिशन होता है, और वो कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं। अगला है आपका प्रश्न, चतुष्फलकी संकुलों में क्रिस्टली क्षेत्रों में डी कक्षकों का विपाटन का आरेख आप बनाइए। तो यहाँ पे आपको डी कक्षकों का आरेख का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है। इसमें आप जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें कॉमनली यही स्ट्रक्चर होता है, जिसमें EG सेट की एनर्जी जो रहती है वो कम होती है और T2G की हाई होती है, इसलिए उसका जो एनर्जी औसत एनर्जी लेवल जो डायग्राम है वो इस प्रकार है। T2G हाई लेवल पर है, EG नीचे होता है और इसमें एनर्जी जो ΔT लिखा हुआ है वह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए लिखा होता है। इसके लिए EG की एनर्जी रहती है -0.6 होती है और इसकी एनर्जी रहती है 0.4 T होती है, जिसकी औसत ऊर्जा लिखेंगे। यह इसका स्ट्रक्चर है, इसे हम लिखेंगे स्प्लिटिंग, TING है वो, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे हमारा असाइनमेंट का आंसर जो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये सॉल्यूशन जो है वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।